अशोक लीलैंड ने अपना अच्छा खासा एक रिजल्ट दिया और अपने प्रॉफिट में करीब 35% का उसने उछाल करके दिखा दिया है। बाद में वो पछताते हैं। आज शेयर 18 से नीचे 17 के करीब चल रहा है और काफ़ी लोग इसको रिजल्ट के बाद 35 भी देख रहे थे। तो एक कमेंट है, सर यस बैंक के ऊपर क्या करें? ऐसा कोई सा एक दिन नहीं जाएगा जब किसी न किसी कंपनी की कोई न्यूज़ ना आती हो। चेक कर लेना, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, डेली आती हैं, कुछ ना कुछ होगा। प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेच दी, या प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को और ख़रीद लिया, या गिरवी से छुड़वा लिया, या नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, बात करेंगे टीलागढ़ और अडानी ग्रुप की, बात करेंगे बीसीजी ने अपना Q4 का रिजल्ट दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे यस बैंक की अब आगे की क्या कहानी है ना, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको हर बार एक चीज़ तो बताकर ही चला हूँ कि रिजल्ट के हिसाब से किसी भी शेयर को 1-2 दिन के लिए हमें नहीं देखना चाहिए। रिजल्ट जो है कंपनी की मजबूती की चीज़ दिखाता है और वो मजबूती फ्यूचर में आने वाली चीज़ें होती हैं। किसी भी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें निगेटिव पॉजिटिव लगी ही रहेगी, ये हमेशा आप समझ कर चलना। आप ऐसा कोई सा एक दिन नहीं जाएगा जब किसी न किसी कंपनी की कोई न्यूज़ ना आती हो। चेक कर लेना, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, डेली आती हैं, कुछ ना कुछ होगा। प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेच दी, या प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को और ख़रीद लिया, या गिरवी से छुड़वा लिया, या इसको ये ऑर्डर मिल गया, या इसको वो मिल गया। कि सारी चीज़ें निरंतर जो बाज़ार के अंदर आती है वो शेयर प्राइस की चीज़ों में इफ़ेक्ट तो डालती है थोड़ा बहुत, पर सारी की सारी रणनीति हमें ये देखनी चाहिए कि हमारा वजूद क्या है कंपनी की तरफ देखने का। यस बैंक ने अपना Q3 का रिजल्ट दिखाया और अपनी सेल्स को भी बढ़ाकर दिखाया, अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाकर दिखाया। बड़ा बेहतरीन रिजल्ट, और सबने उसकी चीज़ों को सोचा अब ये शेयर 30-35 पर मिलेगा। पर यस बैंक का एक कहानी ये है कि जब भी इसका रिजल्ट आता है तो ये इतना उत्साहित तरीके से अपनी चीज़ों को अपर सर्किट में नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारी कहानी अभी जुड़ी हुई है। काफ़ी लोग रिजल्ट देखकर जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं बाद में वो पछताते हैं। आज शेयर 18 से नीचे 17 के करीब चल रहा है और काफ़ी लोग इसको रिजल्ट के बाद 35 भी देख रहे थे। तो एक कमेंट है, सर यस बैंक के ऊपर क्या करें हम? तो सर करें कि ना करें ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि यस बैंक को जो है बैंकों ने संभाल रखा है, और ये वो बैंक है जो बैंक बर्बाद होने वाला था, जहाँ पर सबसे बड़ा शेयर धारक जो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, होल्डिंग लेकर बैठा है, वो है SBI। अब SBI की इसके अंदर 23.98% की हिस्सेदारी है, और आपको न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि SBI इसके अंदर से अपना स्टेक को हटाएगा, अच्छा मूल्यांकन मिलने पर हटाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ हटाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें कभी ना कभी होंगी। पर देखने को अगर आप ये देखें कि अगर हम इसकी पहली होल्डिंग देखें शुरुआत के टाइम पर, तो दिसंबर 2022 में SBI की ही करीब 30% की हिस्सेदारी थी। तो 30 से अब 23 करीब आ गई है हिस्सेदारी। तो यानी कि आपको समझना है कि जब तक कि ये जो बैंक है जिसके अंदर ICICI बैंक भी है, LIC भी है, एक्सिस बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, और इनकी होल्डिंग आप सामने देख लो कितनी कितनी इनकी होल्डिंग है। तो ये तो बैंकों को सहारा देने के लिए इन बैंकों ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को लिया हुआ है। कोई ये नहीं कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भैया हमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिल गया। इन्वेस्टमेंट तो इनका 10 रुपये करीब का होगा। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और बड़े बड़े जो निवेशक आते हैं जिन्होंने ऊपर के रेट पर लिया है, उनके पास समय है। तो भैया इसकी कहानी आप मेरे से क्या पता कर लोगे? जो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं बैंक के अंदर सुधार करने वाली नीतियाँ हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहा है, प्रॉफिट अच्छा दे रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ इसके अंदर है। और आपको पता लगता है कभी प्रमोटर की न्यूज़ आती है कि वहाँ से प्रमोटर आएंगे इसके अंदर, SBI अपनी होल्डिंग को अलग करेगा, कोई ख़रीदेगा।
ये बहुत रणनीति, बाजार वो नहीं है। देखो सर, यस बैंक, वोडाफोन और कई ऐसे शेयर हैं जहाँ पर छोटे निवेशकों की प्रतिक्रिया उसके रिजल्ट से बहुत उत्साहित हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वो निराशा की तरफ जाते हैं। एक व्यक्ति, मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और ये मेरे पैसे ना, मुझे ना 6 महीने बाद ज़रूरत है इसकी। मैंने कहा बिल्कुल भी ना करना भैया, जिस पैसों की हमें ज़रूरत है और उस पैसों को हम सोचने लगाकर डबल हो जाएंगे तो ये तो कुछ सट्टे वाला गेम कोई है, ये तो रुकने वाला गेम होता है। तो ये यस बैंक के अंदर काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो इसके जो DIs आप समझो, करीब 38% तक के इसके अंदर DIs हैं। वो अपनी रणनीति क्या बनाते हैं उस हिसाब से बैंक आगे की दिशा दिखाएगा। तो वो आपको समझना है कि भैया इसके अंदर से ये बैंक कभी ना कभी निकलेंगे तो हैं ही। और बैंक अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बैंक अपनी प्रगति के लिए डिजिटल में अच्छा वर्क कर रहा है। प्रशांत कुमार जी अच्छी चीज़ें हमें दिखा रहे हैं, वो बैंक सबको सही करेगा, है ना। तो उस नीति को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। टीलागढ़ के ऊपर अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ पर उसने अपने साथ 2 व्यवसाय को जोड़ने की जो घोषणा की थी, वो उसके अलग से व्यवसाय में जो जुड़ रहा है, टीलागढ़ की एक मजबूती चीज़ें दिखा रहा है। टीलागढ़ आपको पता है रेल के डब्बों का भी निर्माण करती है और रोलिंग स्टॉक के ऊपर भी देश के अंदर अच्छा खासा ये वर्क करती है। वैगन और कोच के अंदर भी इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी भारत के अंदर है। अडानी ग्रुप की सीमेंट वाली कंपनियां अंबुजा सीमेंट और SCC सीमेंट जो है, एक विशेष तौर पर माल वाहक का निर्माण और आपूर्ति के लिए एक अच्छा खासा ऑर्डर टीलागढ़ को यानी कि अडानी की सीमेंट कंपनियों से मिला। करीब 537 करोड़ रुपए करीब का है। यानी कि टीलागढ़ एक अच्छा खासा माल वाहक का डिब्बे का भी निर्माण करता है और उसके लिए अंबुजा सीमेंट और SCC सीमेंट ने इसको एक विशेष तौर पर एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर दिया है। यहाँ से आप ये चीज़ें भी समझें कि यहाँ से अंबुजा सीमेंट और SCC सीमेंट जो अपने सीमेंट की चीज़ों को बाहर की तरफ एक स्थान दूसरी तरफ भेजेंगे तो उसके माल वाहक का भी ऑर्डर इसको दिया है। यानी कि SCC अंबुजा सीमेंट के पास अच्छा खासा वर्क है, तभी तो उन्होंने इस तरीके का ऑर्डर दिया है जो एक विशेष तरीके का ऑर्डर है माल वाहक का विनिर्माण और आपूर्ति करने का, और वो मिला है टीलागढ़ को। तो हमें वो विशेषताएं देखनी है कि किस कंपनी की ज़रूरत किस कंपनी को किस तरीके से हो रही है और किस चीज़ के लिए हो रही है। वो एक विशेष तौर पर हमारी एक रणनीति बननी चाहिए। अशोक लीलैंड ने अपना अच्छा खासा एक रिजल्ट दिया और अपने प्रॉफिट में करीब 35% का उसने उछाल करके दिखा दिया और अधिकतर उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन। पर हमने एक नज़र रखी थी उसके निर्यात पर, और अगर निर्यात इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कुछ लोग उसको भापते नहीं हैं, और मैंने उसके रिजल्ट के अंदर आपको उसके निर्यात की चीज़ों के हिसाब से देखा, जो उसका निर्यात जो था करीब 33% की ग्रोथ के साथ आगे की तरफ बढ़ा, जो इसने करीब 4151 गाड़ियाँ निर्यात की हैं। और मैंने उसी दिन आपको निर्यात की चीज़ों के हिसाब से बताया था कि कंपनी का जब काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा हो और वहाँ निर्यात की स्थितियाँ 33% की ग्रोथ दिखा रही हो, तो वो एक वैल्यूबल चीज़ होती है कि देश के साथ अन्य देशों के अंदर भी कंपनी वर्क करती है। और अगर निर्यात इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर जो इसके चेयरमैन हैं धीरज हिंदुजा, वो निर्यात के ऊपर इतनी बड़ी बात ना कहते। वो ये कह रहे हैं कि अगले Q4 के अंदर उनकी निर्यात की स्थितियां और बेहतर हो जाएगी। वो इस उद्देश्य से अपनी कंपनी को अशोक लीलैंड को देख रहे हैं। उनसे पूछा गया जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा है, प्रॉब्लम से चलती जा रही हैं, वहाँ पर आपकी कुछ बिक्रियों के अंदर मतलब जो आप निर्यात करते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो भैया हिंदुजा ने ये कहा है, मैंने अशोक लीलैंड ने यही कहा है, यानी कि धीरज हिंदुजा ने ये कहा है कि उनके ऊपर कोई भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं, वो अलग देश हैं। तो यहाँ से निर्यात की स्थितियाँ Q4 में वो अच्छी स्थितियों के साथ देख रहे हैं। आपको चीज़ें समझनी होगी कि वो सऊदी अरब और UAE के अंदर अपनी अच्छी खासी पकड़ बना के रखे हैं और अफ्रीका के कुछ बाज़ारों के अंदर भी वो अपनी वृद्धि देख रहे हैं।
दूसरा, उनका श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर अच्छा खासा इनके कस्टमर हैं वहाँ पर, जो इनकी एक वृद्धि दिखा रहे हैं। तो यहाँ से कंपनी पूरी की पूरी निर्यात के ऊपर बात करते हुए देखने को मिल रही है। और उन्होंने ये कह दिया कि भैया अगला जो Q4 आएगा उसके अंदर निर्यात में इनकी वृद्धि होनी है। तो कोई कंपनी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ अपनी चीज़ों को बेच रही है तो यकीनन आपको समझना चाहिए अच्छी खासी वो कंपनी है। बसें हों या ट्रक हों, उसका निर्यात करना अच्छा खासा कंपनी उसके अंदर अशोक लीलैंड वर्क करती है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि राज्य सरकार जिस तरीके से बसें खरीद रही है, बसों का ऑर्डर दे रही है, वहाँ पर अशोक लीलैंड के साथ साथ हिंदुजा जी कह रहे हैं कि अशोक लीलैंड के साथ साथ उनकी प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियों का भी बहुत अच्छा बेहतर ये चीज़ें हैं। क्योंकि राज्य जो सरकार बसें निरंतर खरीद रहा है तो उसी हिसाब से इन कंपनियों को जो यहाँ पर बसों का निर्माण करती है उनको ऑर्डर ही मिलने की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो ये एक सुनहरा अवसर है, वो ये भी कह रहे हैं। देखो सर, बाजार तो अंदर अपनी वही प्रॉब्लम लेके चलेगा कि जो अमेरिका के अंदर वो टैरिफ वाली चीज़ें हैं, अब वो किस तरीके से आगे की चीज़ें होती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं, अब वो चीज़ें खुल के हमारे सामने आएंगी न्यूज़ के द्वारा, फिर उसको भी परखा जाएगा। पर अगर आपकी चीज़ें दूर तक जाने की है, दूर की दृष्टि की है, तो इन गिरावटों को भी फिर हमें झेलना आना चाहिए, है ना। काफ़ी लोग इन गिरावटों में कमज़ोर हो रहे हैं, पर आपको समझना है गिरावट ही हमें मजबूत करके जाएगी। ये एक पार्ट होता है शेयर बाज़ार का। इसको तो हमेशा समझना है कि भैया गिरावट हमेशा साथ लेके चलो कि कभी ना कभी शेयर बाज़ार के अंदर गिरावट होनी ही होनी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कब से गिरावट हो रही है, कभी तेज़ी हो रही है, ये चलती जाएगी। इसलिए इस चीज़ से अगर कोई मुख मोड़ रहा है कि मेरे शेयर बेकार हो गए, तो यानी कि हम उस कंपनी के बेकार बता रहे हैं जो उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। पर जब पूरा बाजार गिर रहा है तो उसकी चीज़ों के अंदर भी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ, अपने विशेषताओं की तरफ देखना चाहिए। बाजार गिरता रहेगा, भागता रहेगा, वो अपनी तरफ से चीज़ें हो जाती रहती हैं। तो अशोक लीलैंड अपनी निर्यात की चीज़ों को अच्छा समझ रहा है और इस चालू वित्तीय वर्ष के अंदर जो अपनी बढ़ोतरी वो निर्यात की तरफ देख रहा है, तो आगे की उसकी एक झलक जो है वृद्धि की Q4 में वो कंपनी देख रही है। तो ये भी आप समझकर चलना ही पड़ेगा। BCG का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले चीज़ों को समझो कि BCG अभी लिस्ट नहीं हुआ है, यानी दोबारा से उसने व्यापार करना शुरू नहीं किया है। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्क यही है कि BCG किसी भी रेट में आए पर एक बार आकर दिखे। तो दूसरा, अगर BCG के ऊपर सेबी ने वो चीज़ें की हों कि उसने फेर बदल किया है, अपनी वित्तीय चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से दिखाया है, धोखाधड़ी की चीज़ों के साथ किया है। दूसरा, ED ने भी इसके ऊपर छापेमारी की है। अब आपको ये समझना है कि इसका जो क्वार्टर आया है, क्या इसके अंदर भी BCG ने कुछ गलत किया होगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। भैया, जब सेबी ने पूरी जांच BCG के अंदर की और उसके प्रमोटर और अन्य के ऊपर जो भी चीज़ें लगाई हैं, धोखाधड़ी के हिसाब से जो भी इसके ऊपर पेनल्टी लगाई हैं, वो आप सबको पता है। दूसरा, अगर अब इसका क्वार्टर प्रस्तुत कर दिया और वो भी इतना धमाकेदार, तो लोग कह रहे हैं भैया इतना ज़्यादा अच्छा खासा सेल कैसे हो गई। तो भैया अब ये गड़बड़ी नहीं करेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब सेबी ने पहले ही इसके ऊपर चीज़ें कर रखी हैं तो अब ये शुद्ध तरीके से तो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। क्यों लोगों को लग रहा है कि भैया कैसा रिजल्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे आ गया। देखो सर, दिसंबर 2023 में अगर हम 453 करोड़ की सेल थी। दिसंबर 2024 में अगर हम देखें 1674 करोड़ की सेल। तो क्या 400 करोड़ से 1600 करोड़ की सेल एकदम से साल भर साल होना, कितनी बड़ी ग्रोथ है ये सेल के अंदर। तो इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि कहीं कोई टेंशन तो नहीं है। भैया टेंशन क्यों होगी जब सेबी ने पहले इसको कह रखा कि तुमने कुछ वित्तीय प्रॉब्लम चीज़ें की थी, उसकी वजह से पेनल्टी लगाई थी। अब तो BCG अपनी चीज़ों को सही तरीके से हमें प्रदर्शित करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको दोबारा से अपनी चीज़ों को व्यापार के साथ जोड़ना भी तो है, लिस्ट भी तो होना है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो रिजल्ट है तो बिल्कुल सही है, बेस्ट है इसका। उससे पहले इसने दिसंबर 2023 में 24 करोड़ की लॉस किया था, 24 करोड़ का लॉस किया था, और अब 244 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। 453 करोड़ से
1674 करोड़ की सेल अचंभित करने वाली है बीसीजी के लिए और हम सब के लिए। हैरान कर रही है इतनी बड़ी सेल, और वो तब जब इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हुई थी। और देखने को अगर आप चीज़ें देखें भैया, ये इसके जो कार्यालय है ना, भारत के साथ साथ चीन में आपको मिलेंगे, इजराइल में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे इसके कार्यालय आपको, दूसरा अर्जेंटीना में मिलेंगे, रूस में मिलेंगे, मैक्सिको में मिलेंगे, फ्रांस में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, चिली में मिलेंगे। इतनी सारी जगह इसके कार्यालय हैं। तो उस हिसाब से कंपनी की जो सेल आ रही है तो वो उसने अपनी सारी चीज़ों को रणनीति के साथ किया होगा। तो जब किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लग जाती है और उस पर इतने दिनों से उसके ऊपर टेंशन चली होती है, तो वो अपनी चीज़ों को बहुत सही तरीके से रखे, कोई गलती ना हो जाए मेरे से। तो बहुत से लोग हैरान है भैया, 400 करोड़ से 1674 करोड़ की सेल अचंभित कर रही है। भैया एक्चुअल सेल होगी ये, क्योंकि अब ये धोखाधड़ी तो करेगा नहीं, क्योंकि इसको लिस्ट भी होना है। तो मेरे हिसाब से बीसीजी का रिजल्ट बेहतरीन, पर हमें तो विचार करना है इसका लिस्ट होने का, और वो कब होगा वो तो भैया कंपनी अब अपने हिसाब से ही बताएगी। तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। किसी भी शेयर के ऊपर कुछ नज़र रखने से पहले उसकी सारी बारीकियां हमें समझनी पड़ती है, चाहे वो शेयर अच्छा हो चाहे वो शेयर बेकार हो। उन विधियों से आपको वर्क करना पड़ेगा। मेरा काम यहाँ पर न्यूज़ बेस है, जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।